बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2026। तो देखिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज़ का पहला वीडियो तो हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स। उसी सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स पे। यहाँ पे फंड्स का नाम जानने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरा मेथड देखें ना, कि किस मेथड से या किस तरीके से अच्छे क्वालिटी के फंड्स को सेलेक्ट किया जाता है। पोर्टफोलियो में किसी भी फंड को इंक्लूड करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेथड सीखिए ना, लॉन्ग टर्म में सिर्फ फंड का नाम ना, कितनी बार फंड का नाम सुनकर इन्वेस्ट करें, खुद से ही तरीका सीख लीजिए ताकि आप खुद से ही इन्वेस्टमेंट कर सकें, पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकें, या फिर एटलीस्ट दूसरा जो कुछ भी बोल रहा है उसमें आप समझ सकें कि ये सही बोल रहा है या फिर कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप उन सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। अब जिस फंड ने 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं किया है उसका परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे ना, ज़्यादातर पैरामीटर्स आप उसका चेक ही नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ उस तरह के फंड्स को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे देखिए, कुछ फंड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। अगर आप स्कीम नेम देखें ना तो कहीं कहीं आपको ये रेड कलर दिखेगा, तो ऑफकोर्स मैं बताता हूँ क्यों रेड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप कौन कौन से डिटेल चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे AUM चेक कर सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का डायरेक्ट प्लान CAGR रिटर्न्स, और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि 2 तरीके का रिटर्न आपको बेंचमार्क में दिख रहा है ना, सभी जगह आपको 2 तरीके का। क्यों ऐसा दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 बेंचमार्क है। पहला है BSE 250 स्मॉल कैप TRI, ठीक है, और दूसरा नीचे जो है जो रिटर्न आपको दिख रहा है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। तो 2 तरीके का बेंचमार्क है, तो इसीलिए 2 तरीके का रिटर्न आप लोग को दिख रहा है। अब है रेड कलर से हाईलाइट क्यों किया गया, तो देखिए, वैसे फंड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है जिसका AUM 1000 करोड़ से भी कम है, या फिर वैसे फंड्स जिनका 3 इयर्स का भी परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 3 ईयर से कम का अगर परफॉर्मेंस अवेलेबल है ना, तो बहुत सारे पैरामीटर्स आप उसका सही से चेक कर नहीं पाते हैं, इसीलिए परफॉर्मेंस पे कमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ऑफ कोर्स AUM तो बहुत छोटा AUM में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहिए तो भाई स्मॉल कैप के फंड से अगर मार्केट कभी कभी होता है ना 40-50% भी गिरता है, तो अगर कहीं बड़ा गिरावट आ जाएगा तो AUM ऑलरेडी बहुत छोटा है, उसमें भी ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, तो फंड मैनेजर को उसे मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, रिडम्पशन भी मैनेज करने में दिक्कत होगा। इसीलिए जनरली थोड़ा, बहुत बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बड़ा तो होना चाहिए। तो देखिए, इन सारे फंड्स को हम फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोग का कभी कभी प्रश्न आता है ना कि मैंने तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, क्या करूँ। तो देखिए, अगर इन्वेस्ट कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप परफॉर्मेंस चेक करें, ठीक है, कि परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए, सभी का मैंने लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस यहाँ अगर आप देखें हाईलाइट किया हुआ है सभी का, तो परफॉर्मेंस किसी का भी आपको बुरा नहीं लगेगा। देखिए, ग्रीन कलर से मैंने इसीलिए किया हुआ है ना, सभी का परफॉर्मेंस देखिए, तो परफॉर्मेंस अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि बेंचमार्क को ये फंड्स बीट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ इन्हें, इसका ये मतलब नहीं कि ख़राब फंड्स हैं। वो जो 2 क्राइटेरिया मैंने बताया था ना, उस पर ये फिट नहीं बैठते हैं, सिर्फ इसलिए निकाल रहा हूँ। अगर किसी ने इन्वेस्ट कर दिया, परफॉर्मेंस ठीक आ रहा है, क्या दिक्कत है, थोड़ा और टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए कैसे चल रहा है, और प्लस कुछ और पैरामीटर्स जो कि मैं आगे बताऊँगा उसका ध्यान रखना चाहिए। तो अगर इन फंड्स को हम फाइनल लिस्ट से रिमूव कर दें तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फंड्स बचते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये फंड्स हैं। अब इन फंड्स का परफॉर्मेंस देखिए ना, यहाँ पे अगेन रिटर्न्स में आप कई जगह रेड कलर देख रहे होंगे ना। अब जैसे कैनरा रूबी को देखिए, यहाँ पे 2 रेड कलर आप देख रहे होंगे, या फिर एक्सिस में 3 ईयर में रेड कलर है, या फिर आदित्य बिरला में 5 ईयर 10 ईयर में रेड कलर है। तो वो इसलिए है कि इस पर्टिकुलर होराइज़न में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। देखिए, कोई भी फंड अच्छा तब बोला जाएगा जब वो ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर सके। सभी होराइजन में बीट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कितना भी अच्छा फंड हो, कभी ना कभी उसमें अंडर परफॉर्मेंस होता है, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। लेकिन हाँ, ज़्यादातर होराइजन्स में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भाई बेंचमार्क के आसपास या फिर उसे बीट करे, क्योंकि ये सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड हैं। यहाँ पे हम एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा दे रहे हैं, तो बिल्कुल हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करो। अगर बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न आ रहा है तब तो हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे ना, क्योंकि वहाँ तो एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा।
तो यहाँ पे देखिए अगर आप परफॉर्मेंस देखें ना तो मोस्टली ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। खासकर लास्ट 1 ईयर देखें ना तो अगर आप बुरा परफॉर्मेंस ना, लास्ट 1 ईयर की बात मैं बोल रहा हूँ, तो HDFC का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है लास्ट 1 ईयर। 3 ईयर में भी बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगेन 5 ईयर 10 ईयर में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। उसका टाटा का देखिए लास्ट 1 ईयर कितना बुरा परफॉर्मेंस है, 3 ईयर में बीट नहीं कर पा रहा है, 5 ईयर में बीट, लेकिन हाँ 5 ईयर में इसलिए इतना ख़राब हो गया क्योंकि 1 ईयर का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन रहा है। तो मोस्टली टाटा और HDFC इन दोनों का परफॉर्मेंस डाउन है, और ICICI का भी ऑफकोर्स थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन, लास्ट 1 ईयर की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस के आधार पर बिल्कुल हम ये डिसाइड नहीं करते हैं कि इस फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर एग्जिट करना है। सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई देखिए इन 2 फंड का बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आया है, बाकियों का ठीक ठाक है ना। देखिए जैसे कैनरा रूबिको हुआ तो लास्ट 1 ईयर देखिए थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, इतना चलता है कभी कभी, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें। फ्रैंकलिन का भी देखिए तो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, कोटक का भी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, UTI का भी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है। तो देखिए थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, लेकिन हाँ ज़्यादातर होराइजन्स में देखें कि अगर लगातार 2-3 होराइजन में बेंचमार्क से काफ़ी कम रिटर्न आ रहा है तो वहाँ पर ऑफकोर्स कॉल लेना चाहिए कि भाई इस फंड के साथ क्या करना है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर अंडर परफॉर्मेंस कभी कभी आता है, फिर अगले होराइजन में फिर वो बीट कर पा रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखो, पड़े रहो इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी ना, एक बार आपने सोच समझ कर इन्वेस्ट कर दिया तो उसमें बने रहे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट होकर ठीक ठाक रिटर्न आ जाएगा, प्रोवाइडेड फंड ठीक हो। अगर लगातार कुछ सालों तक बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है तब तो चेंज कर लेना चाहिए ना, उसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है। थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस के कारण कभी चेंज नहीं करें। यहाँ पर देखिए ना, जैसे HDFC स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था, लेकिन अब देखिए कितना ख़राब परफॉर्मेंस हो गया है। टाटा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था, देखिए कितना ख़राब परफॉर्मेंस हो गया है। आदित्य बिरला का परफॉर्मेंस कोई खास नहीं आता था, देखिए अब कैसा परफॉर्मेंस हो गया। एक्सिस का उधर परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है, वापस आ गया। उसके बाद DSP का परफॉर्मेंस डाउन हुआ था, क्योंकि मैं तो सालों से यही कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ना। अब देखिए इसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा वापस आ गया है। उसी तरह से ICICI का भी ठीक ठाक चल रहा था, यहाँ डाउन हो गया, ठीक है। निपॉन का तो ठीक है, क्वांट का देखिए वहाँ डाउन चल रहा था थोड़ा ना, अब देखिए फिर से वापस आ गया अच्छा खासा। SBI का डाउन चल रहा था काफ़ी समय से, ये भी वापस आ गया। तो यहाँ पे मोस्टली मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखिए अप डाउन चलता है, लॉन्ग टर्म तक अगर आप बने रहेंगे, ठीक है। इवन एवरेज फंड भी हो, बिलो एवरेज तो बिल्कुल नहीं, वहाँ निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर एवरेज फंड ही है, बेंचमार्क के आसपास थोड़ा बहुत मार्जिन से भी अगर बीट कर रहा है, ठीक है, अच्छे फंड हाउस का वो फंड है, तो ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट करके आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए फंड सेलेक्ट करें ना, तो बिल्कुल ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं है कि लास्ट 1 ईयर 2 ईयर में कोई फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो वहीं जाकर पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो बहुत गलत इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर उस फंड ने लास्ट 1-2-3 साल से बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है तो ज़्यादा चांस यही है कि वहाँ परफॉर्मेंस डाउन होगा, क्योंकि कोई भी फंड मैनेजर लगातार ईयर ऑन ईयर टॉप क्लास का रिटर्न जनरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ कॉल लिया जा रहा है, सेक्टर का कॉल लिया जा रहा है, स्टॉक का कॉल लिया जा रहा है। वहाँ पे थोड़ा बहुत गलती हुआ तो आप डाउन होंगे, लेकिन हाँ अगर अच्छे क्वालिटी का वहाँ पे फंड है, फंड मैनेजर्स अच्छे हैं, पुराने हैं, अच्छा फंड हाउस है, रिसर्च टीम अच्छा खासा है, तो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस के बाद वो फिर से रिकवर करके वापस आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत सारे फंड्स का मैंने नाम बताया, इनफैक्ट आप लोग भी देखते होंगे ना, बहुत सारे फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए सबका परफॉर्मेंस, ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस वापस आ गया। तो यही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, भाई एक बार इन्वेस्ट कर दिया आपने, सोच समझ कर बने रहें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के चक्कर में ना रहें, और ख़ासकर इस चक्कर में ना रहें कि किसी फंड ने बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया 1-2 साल में, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे इन्वेस्ट करने तो वहाँ पे मोस्टली कुछ समय में अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगा, और जो फंड आप छोड़कर भाग रहे हैं हो सकता है कि उस फंड का परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगे। इस सब हमेशा ध्यान में रखें। इन्वेस्ट कर दिया सोच समझ कर, छोड़ दें, समय दें, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस हो लगातार कुछ सालों तक, तभी निकले। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, तो ये सारे फंड मोस्टली ठीक है, इसमें आप क्या बुरा कहोगे ना। इसी में से कुछ अच्छे फंड हाउस वाले आप देखिए, स्मॉल कैप में एक फंड सफिशिएंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फंड से अगर आप ज़्यादा फंड के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इंडेक्स फंड के लिए जाएं, आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड के लिए नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होगा। क्योंकि 2 से ज़्यादा अगर आप स्मॉल कैप में जा रहे हैं तो मोस्टली आप ज़्यादातर स्मॉल कैप के, क्योंकि स्मॉल कैप में सभी में इन्वेस्टमेंट जो अच्छे क्वालिटी के कुछ ही स्टॉक्स है ना, तो अगर 2 से भी आप ज़्यादा जा रहे हैं फंड्स में तो मोस्टली सारे जो भी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं सब में आपने एक्सपोजर ले लिया।
तो अच्छा है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें, एक्सपेंस रेशियो कम होगा, दिमाग में नहीं लगाना है सिलेक्शन का या फिर पोर्टफोलियो रिव्यू का, वहाँ पे हेडेक नहीं है, तो ये ध्यान में रखें। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं आपको समझाऊंगा जो कि फ़ंड को सेलेक्ट करते वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि पता चले कि कोई भी पर्टिकुलर फंड हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे जो रिटर्न वाइज लास्ट 1 ईयर, ऑफ कोर्स लास्ट 1 ईयर के रिटर्न का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं 2 वैसे फ़ंड को सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसका रिटर्न सबसे कम आया है और 2 वैसे फ़ंड को सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसका रिटर्न सबसे ज़्यादा आया है, ताकि देखें कि भाई इन दोनों ने ऐसा क्या किया जिसके कारण या तो रिटर्न बहुत कम हो गया या फिर रिटर्न बहुत ज़्यादा हो गया। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट से पहले ये भी ध्यान में रखें कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि छोटी छोटी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, दैट इज़ आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, तभी स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर लें, नहीं तो ज़्यादा एक्सपोजर बिल्कुल ना लें, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर स्टॉक मार्केट ज़्यादा गिर गया ना तो यहाँ पर गिरावट बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे देखिए ये 4 फंड्स हैं, यहाँ पे रिटर्न मैंने शो किया, देखिए टाटा का या फिर HDFC का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब आया है, जबकि यूनियन का और बैंक ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने लिस्ट में ऐसा दिखा दिया, इसका ये मतलब नहीं कि यही फंड सबसे अच्छा है या फिर यही फंड सबसे ख़राब है, इसीलिए मैंने लास्ट स्लाइड में अच्छी तरह समझाया। सोच समझ कर जो भी आपको करना है करें, ठीक है, सिर्फ लास्ट 1 ईयर के रिटर्न पे ना जाएँ। यहाँ पे देखिए ये ध्यान में रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। टाटा, HDFC, यूनियन, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए AUM सबसे पहले देखिए तो ऊपर दोनों का AUM थोड़ा, मतलब टाटा का तो फिर भी ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन HDFC बैंक का थोड़ा बड़ा हो गया, और नीचे दोनों का AUM देखें तो बहुत छोटा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सभी में ज़्यादा ही है। टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्निंग कितना है, बाय सेल कितना कर रहे हैं, तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखिए टाटा और HDFC दोनों का टर्नओवर बहुत कम है, मतलब कि ये बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, ज़्यादा बाय सेल नहीं करते हैं, जबकि यूनियन और बैंक ऑफ इंडिया में आपको ज़्यादा टर्नओवर देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे स्टॉक्स का बाय सेल ज़्यादा हो रहा है, चर्निंग ज़्यादा हो रहा है। और इससे भी इंटरेस्टिंग पी रेशियो देखिए, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इन फंड्स का टाटा और HDFC देखिए काफ़ी कम है ना, खासकर HDFC का देखिए कितना कम है, जबकि यूनियन और बैंक ऑफ इंडिया का देखिए कितना ज़्यादा पी रेशियो, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ। तो अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस का ये भी एक रीज़न है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान में रखें। टाटा और HDFC जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पहले दे रहे थे, लेकिन हाँ रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, इनका बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी है, अच्छे स्टॉक्स को इन्होंने सेलेक्ट किया और इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, जबकि यूनियन और बैंक ऑफ इंडिया वैसे स्टॉक्स के लिए जा रहे हैं जहाँ की मोमेंटम है, इसीलिए आपको पी रेशियो और ग्रोथ ना, इसीलिए पी रेशियो आपको इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और साथ ही चर्निंग भी ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप लोग ना स्मॉल कैप्स का रिटर्न्स आया है, ठीक है, रिसेंट टाइम्स में थोड़ा, तो यहाँ पे अगर जो भी मोमेंटम में स्टॉक्स है वहाँ पे जिसने इन्वेस्ट किया वहाँ पे ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, वही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट कैप एलोकेशन भी जरूर चेक कर लें, इससे एक रफ आइडिया मिलता है, क्योंकि फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज करेगा, ये बात बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया तो मिलता है ना। तो यहाँ पे देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह का इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो लार्ज कैप में तो किसी ने ज़्यादा नहीं किया, HDFC बैंक का थोड़ा बहुत है। स्मॉल कैप देखें तो टाटा का बहुत ज़्यादा, शुरू से ही लोग स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेते हैं। देखिए स्मॉल कैप के फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट जिन्हें 65% या उससे ज़्यादा स्मॉल कैप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है, लेकिन 65% एटलीस्ट। तो यहाँ पे तो देखिए टाटा ने बहुत ज़्यादा लिया और बाकियों ने भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया हुआ है। इक्विटी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की, टोटल इक्विटी में कितना एक्सपोजर है, और जो इक्विटी में एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि 100% होना चाहिए ना, तो वो पैसा कहाँ गया, वो गया या तो डेट में गया या फिर कैश में रखा हुआ। कैश मीन्स वेरी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया गया, मोस्टली ओवरनाइट फंड्स में। तो ये सब आपको समझना होगा, ठीक है। सुटेबिलिटी यही देखिए, टर्नओवर देखिए, पी रेशियो देखिए, इससे पता चलेगा वैल्यू स्टाइल को फॉलो करता है, ग्रोथ स्टाइल को फॉलो करता है, हाइब्रिड स्ट्रैटेजी है, टर्नओवर कितना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह का है, उससे आपको रिस्क भी पता चलेगा। आप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा है, मिड कैप में बहुत ज़्यादा है, लार्ज कैप बिल्कुल नहीं है, या फिर पूरा स्मॉल कैप में ही जा रहा है, रिस्क भी इससे आपको एक तरह से पता चलता है। उसके बाद देखिए एक और इम्पॉर्टेंट स्लाइड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं कि किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है।
तो यूनियन और बैंक ऑफ इंडिया में देखिए मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है फाइनेंशियल और हेल्थ केयर। फाइनेंशियल में भी छोटे वाले जो बैंक्स हैं, रिलेटिवली बड़े बैंक्स नहीं, वहाँ तो कोई खास परफॉर्मेंस आया नहीं, छोटे वाले प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में भी परफॉर्मेंस आया है। ठीक है, तो यहीं पे फाइनेंशियल्स देखिए और हेल्थ केयर तो कुछ कंपनी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो यहीं पे देखिए इनको बहुत अच्छा एडवांटेज मिला है दोनों को, इसीलिए मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। फाइनेंशियल और हेल्थ केयर में दोनों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। टाटा का देखिए यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा नहीं, इन लोगों ने पहले ही खरीद के छोड़ दिया, चर्निंग नहीं कर रहे हैं ना, बाय सेल नहीं कर रहे हैं, तो पहले से खरीद के छोड़ दिया। लेकिन हाँ, जो भी स्टॉक्स है अगर अच्छे क्वालिटी का है तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में वो एवरेज आउट करके अच्छा खासा रिटर्न आएगा। ये आपको समझना है। ये सब शॉर्ट टर्म का आपको दिख रहा है ना, अगर आपने 5 साल 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे अगर क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स अच्छे हैं तो एक हो सकता है कुछ महीने का या 1-2 साल के बाद उसका परफॉर्मेंस आएगा, फिर सब कुछ एवरेज आउट करके ठीक ठाक रिटर्न आ जाता है। ये ध्यान में रखें। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, ये सब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बताता है। यहाँ पे देखिए मैंने इन्फॉर्मेशन रेशियो लिया हुआ है ना, यहाँ 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का इन्फॉर्मेशन रेशियो। तो देखिए जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो ऑफकोर्स मैं इन्फॉर्मेशन रेशियो आपको अच्छी तरह समझाऊंगा अभी, लेकिन पहले सिर्फ इसको अगर आप देख रहे हैं तो ये समझिए कि जिसका ज़्यादा है ना वो बहुत अच्छा माना जाएगा, नेगेटिव है तो ऑफकोर्स बिल्कुल ख़राब है। जिस भी होराइज़न में आप देख रहे हैं जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किन फंड्स का, जो भी फंड्स हैं जिनका रिलेटिवली बेटर है ना, सिर्फ उन्हीं फंड्स का मैंने यहाँ पे लिया है। तो इससे भी आपको आइडिया मिलेगा कि फ़ंड का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। इन्फॉर्मेशन रेशियो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तो इससे पता चलता है कि जो फंड मैनेजर है वो कितनी इफ़िशियंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो जो भी फंड मैनेजर रिटर्न जनरेट कर रहा है उस रिटर्न को जनरेट करने के लिए बेंचमार्क के मुकाबले वो कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। ठीक है, पर यूनिट ऑफ एक्टिव रिस्क जो ले रहा है उसके मुकाबले किस तरह का आउट परफॉर्मेंस वो दे रहा है, इसी को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रेशियो। इन्फॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न डिवाइडेड बाय ट्रैकिंग एरर। तो यहाँ पे देखिए शार्प रेशियो भी मैंने आप लोगों को बताया था, ट्रेनर रेशियो भी कुछ समय पहले आप लोगों को बताया था ना। तो शार्प रेशियो में क्या देखते हैं, ऊपर वाला पोर्टफोलियो रिटर्न वहाँ भी है, माइनस वहाँ क्या आता है, वहाँ आता है रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे हम बेंचमार्क लेते हैं, वहाँ पे बेंचमार्क हम नहीं लेते, वहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न लेते हैं। और यहाँ पे जो डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे ट्रैकिंग एरर से डिवाइड करते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो ऑफकोर्स ये सभी कुछ हमें चेक कर लेना चाहिए और सारे डिटेल्स आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में भी आसानी से मिल जाते हैं। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न 16% का आया है। ऑफकोर्स देखना होगा किस होराइजन का देख रहे हैं। तो 16% का रिटर्न आया, बेंचमार्क ने सपोज 12% का रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस कितना हुआ उसको बोलेंगे एक्टिव रिटर्न। तो 16% माइनस 12% दैट इज़ 4% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। और ट्रैकिंग एरर मान लीजिए 5% का है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन रेशियो कितना आएगा, 0.80%। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंड ने 0.80% का इन्फॉर्मेशन रेशियो जनरेट किया है। मतलब कि जो फंड मैनेजर है उसने 0.80 यूनिट्स एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है एवरी 1 यूनिट ऑफ एक्टिव रिस्क। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे नेगेटिव है तो बिल्कुल ख़राब है, बेंचमार्क से भी मतलब बेंचमार्क कोई बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप 0.5 से जब ऊपर जाएगा ना तो ठीक ठाक माना जाएगा। 0.5 से ऊपर, 1 से ऊपर है तो बहुत अच्छा। और अगर 1.5 इस तरह का जा रहा है, 2 के रेंज में जा रहा है, तब तो बहुत बहुत अच्छा, एक्सीलेंट उसको बोलेंगे। तो ये सब ध्यान में रखें। तो फंड्स को सेलेक्ट करते वक्त म्यूचुअल फंड में पास्ट परफॉर्मेंस का भी मतलब बनता है। पास्ट परफॉर्मेंस से बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर नहीं पता चलता है ना। अगर पहले रिटर्न दे दिया इसका कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में आएगा। लेकिन अगर कोई फंड कंसिस्टेंटली कुछ सालों से लगातार अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है तो उससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो फंड मैनेजर है, जो रिसर्च टीम है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो कंसिस्टेंटली बीट कर रहे हैं। मतलब उनके जो कॉल्स हैं, सेक्टर एलोकेशन हो गया है, स्टॉक सिलेक्शन हो गया है, वो अच्छा चल रहा है। तो एक कॉन्फिडेंस देता है। जैसे हम कोई कार खरीदने जा रहे हैं ना, तो जनरली जो पुराना ब्रांड है, अच्छा खासा ब्रांड है, अच्छा ना सालों से चल रहा है, तो ऑफकोर्स वहाँ हम प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। उसी तरह का यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ऑफकोर्स फ़ंड को सेलेक्ट करते वक्त बिल्कुल देखें कि फ़ंड हाउस थोड़ा बड़ा फ़ंड हाउस हो, कुछ सालों से अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, तो वहाँ पे ही ज़्यादा पैसा लगाएं। जो नए वाले हैं ऑफकोर्स वहाँ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन रिलेटिवली एक्सपोजर कम रखें। जो पुराने वाले हैं बड़ा एक्सपोजर, आइडियली अच्छे क्वालिटी के, ऑफकोर्स वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहिए। तो CAGR चेक करें। अगर रोलिंग रिटर्न ज़्यादातर पेड रहता है, लेकिन हाँ कहीं आपको मिल रहा है या फिर पेड सर्विस आपके पास है, तो रोलिंग रिटर्न भी बिल्कुल चेक कर लें, बहुत अच्छा है।
उसके बाद अल्फ़ा चेक कर लें। अल्फ़ा का मतलब क्या हुआ, सिंपल टर्म्स में बेंचमार्क के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस कितना है। इन्फॉर्मेशन रेशियो मैंने ऑलरेडी आपको अभी एक्सप्लेन किया। शार्प रेशियो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले आपको। रोलिंग रिटर्न कंसिस्टेंसी चेक कर लें कि कितना कंसिस्टेंट है। CAGR में भी कंसिस्टेंसी चेक करें कि भाई ओवर द ईयर्स कैसा परफॉर्मेंस है। 1-2 साल का थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस बिल्कुल मैटर नहीं करता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, अच्छा फंड हाउस है, फंड का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो बिल्कुल उसे समय देना चाहिए, वो वापस आएगा, एवरेज आउट करके ठीक ठाक रिटर्न दे देगा। बेंचमार्क के मुकाबले हमेशा रिटर्न कंपेयर करें, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो कि मैंने आपको भी दिखाया कि बेंचमार्क के मुकाबले कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, और साथ ही उसी कैटेगरी के जो दूसरे टॉप फंड्स हैं उसके मुकाबले रिटर्न कैसा है। टॉप जो 2-3 फंड्स हैं उस कैटेगरी के, स्मॉल कैप कैटेगरी, उसके मुकाबले रिटर्न कैसा आ रहा है ज़रूर चेक कर लें। जो भी फंड मैनेजर है उसका नाम क्या है, कितने सालों से मैनेज कर रहा है, और उसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब टर्नओवर रेशियो कैसा रखता है ना, बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, और पी रेशियो कैसा रखता है, पोर्टफोलियो पी, मतलब कि वैल्यू में ज़्यादा जाता है, ग्रोथ में ज़्यादा जाता है, हाइब्रिड में ज़्यादा जाता है। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये ध्यान में रखें कि अच्छा फंड मैनेजर मोस्टली उसी को माना जाएगा जो कि ज़्यादा अपना जो स्ट्रैटेजी है चेंज ना करे, ठीक है। क्योंकि एवरेज आउट करके अच्छा रिटर्न तभी आएगा जब आप एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। अगर बार बार अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर देंगे तब तो आपको एवरेज आउट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वही बात हुआ ना कि 1 साल का बहुत ज़्यादा रिटर्न, मैंने पूरा जाके वहाँ इन्वेस्ट किया 1-2 साल का रिटर्न देख के, और जिस फंड से निकला उसका रिटर्न थोड़ा ख़राब आ रहा था। लेकिन अब क्या होगा, कुछ 1-2 साल के बाद क्या होगा कि भाई जिससे आप निकले उसी का रिटर्न आने लगा, और जहाँ आपने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न डाउन हो गया। तो ये सब ध्यान में रखें, तो ये 1-2 साल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न्स कहाँ चेक करें, तो कंपनी के वेबसाइट पे जाएं, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके वेबसाइट पे जाएं, लेटेस्ट फैक्ट शीट चेक करें, वहाँ पे आपको ज़्यादातर डिटेल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आजकल तो म्यूचुअल फंड रिलेटेड थर्ड पार्टी वेबसाइट्स बहुत सारे हैं जहाँ की आपको ज़्यादातर डिटेल्स मिल जाएंगे। तो 2-3 अच्छे वेबसाइट्स को आप सेलेक्ट कर लें और वहीं पे जाकर डिटेल्स चेक कर लें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।